प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। साइंस क्लास 10th में आप सबका स्वागत है। मैं ज्योतिबा पुली ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ओर से आप सबको ऑनलाइन क्लास उपलब्ध करा रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप पार्ट से प्रतिरक्षी के प्रकार तक आपको पढ़ा दिया। जिन्होंने पहले वीडियो नहीं देखा है उन विद्यार्थियों के तो प्रतिरक्षी के बारे में समझ में नहीं आया। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ हिंट देता हूँ उसके बारे में, तो आप समझोगे। देखो, हमारा जो शरीर है वो वातावरण के संपर्क में रहता है। वातावरण के संपर्क में रहने से क्या होता है कि वातावरण में अनेक प्रकार के रोगों के जो रोगाणु हैं वो इधर उधर क्या करते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं। करते हैं नहीं करते हैं, इधर उधर वातावरण में विचरण करते रहते हैं। यदि आपने किसी वितान से सूर्य के प्रकाश को आते हुए देखो, वितान का मतलब समझ गए क्या? जैसे कहीं से खिड़की खुली हुई हो और उसमें से क्या आ रहा हो, सूर्य का फोकस आ रहा हो, देखा होगा आपने आते हुए। उस सूर्य के आने वाले फोकस में आपको इधर उधर छोटे छोटे कण विचरण करते हुए दिखाई देते हैं, देखा होगा आपने छोटे छोटे कण। तो इसी प्रकार से इस एनवायरमेंट के अंदर बहुत ज्यादा बैक्टीरिया, रोगाणु क्या करते रहते, इधर उधर विचरण करते रहते। फिर भी क्या कारण है कि हमारा शरीर रोगी नहीं होता, हम बीमार क्यों नहीं हो पाते हैं? प्रश्न यहां ये उठ रहा है कि क्या कारण है कि हम रोगी नहीं हो पाते। इसके लिए जिम्मेदार है हमारे शरीर में पाई जाने वाली रोग प्रतिरोधक क्षमता, अर्थात रोगों से लड़ने की ताकत। रोगों से लड़ने की ताकत जिम्मेवार है। यानी हमारी बॉडी के अंदर ऐसी ताकत पाई जाती है जो उन रोग के रोगाणुओं से लड़ करके उनको क्या कर देती है, नष्ट कर देती है, हमें प्रभावित होने नहीं देती। अब ये भी दो प्रकार की होती है। मैं थोड़ी सी डिटेल आपको पहले से बोल रहा हूं जो मैं पढ़ा चुका हूं। अब ये भी रोग प्रतिरोधक क्षमता कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे तो सर्दी के दिनों में है ना, कम कपड़े पहने रहते हैं और फिर भी उनको क्या नहीं होता, ना तो उनको जुकाम होता, ना उनको कभी ठंड लगती, ना कभी उनको बुखार होता है। अर्थात उनकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग। वर्तमान में कोरोना का काल है, आप सब समझ रहे होंगे। इस कोरोना काल में रोज 60 से 70 हजार केस आ रहे हैं, फिर भी मरने वालों की संख्या उसमें से देखी जाए वही लोग मर रहे हैं। कौन से? जिनकी इम्यूनिटी लो है। वो इम्यूनिटी वही रोग प्रतिरोधक क्षमता है। और जिनके अंदर बहुत से व्यक्ति तो अपन सुनते हैं रोज मीडिया के माध्यम से कि बहुत से व्यक्ति तो ऐसे हैं जिनको कोरोना होकर के क्या हो गया है, स्वतः ही ठीक भी हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग था। रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी थी उनकी? बहुत स्ट्रांग थी। और वर्तमान में हमें भी क्या जरूरत है? स्ट्रांग इम्यूनिटी पावर की आवश्यकता है। इसीलिए तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए लोग कई बार कोई गिलोय ले रहा है, कोई शहद चाट रहा है, कोई च्यवनप्राश खा रहा है, कोई मुनक्का ले रहा है, कोई क्या अलग अलग चीजें ले रहे हैं लोग, है ना। बहुत ज्यादा इस तरह के फूड खाए जा रहे हैं, इस तरह का भोजन किया जा रहा है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए। रोग प्रतिरोधक क्षमता दो प्रकार की होती है। एक होती है जन्मजात, जिसको हम स्वाभाविक कहते हैं। स्वाभाविक मानी अपने यहाँ भी। जैसे आपने गाड़ियां दुआरों को देखा होगा, हम तो सर्दी के दिनों में दुबक करके रहते हैं, खूब अंदर कमरे में रहते हैं, कंबल लपेट के रहते हैं, गर्म कपड़े भी पहन करके रहते हैं। कई बार बहुतों के यहाँ सुविधा है, गर्म एसी वगैरह भी चला करके रखते हैं, तब जाकर के सर्दी से बचते हैं। वो लोग रोड पर खुले में रहते हैं, कपड़े भी नहीं होते हैं, कई बार कम कपड़ों में ही वो सुरक्षित रह जाते हैं क्योंकि उनका इम्यूनिटी पावर बढ़ जाता है। जन्मजात होता है। कैसा होता है? जन्म। समझ गए हो तो जन्मजात का। और कईयों में क्या होता है कि कईयों में स्थिति ये रहती है कि उपार्जित बाहर से प्रतिरक्षा लेनी पड़ती है। हम बीमार हो जाते हैं, बीमार होते हैं, हम किसके संपर्क में आते हैं? चिकित्सक के संपर्क में आते हैं। चिकित्सक हमें क्या करता है?
मेडिसिन देता है, यानी बाहर से प्रतिरक्षा प्रदान करता है, इंजेक्ट करता है तो इंजेक्शन के द्वारा या फिर मेडिसिन के द्वारा हमें बाहर से क्या दे देता है, रोगों से लड़ने की ताकत देता है। इसको कहते हैं हम उपार्जित प्रतिरक्षा। अर्जित माने पास में से अर्जित करना, ले लेना, इसे क्या कहेंगे हम, उपार्जित। दो प्रकार के हो गए, ये डिटेल तो मैं बहुत पहले लिखवा चुका हूं और पढ़ा चुका हूं, इसलिए आपके समझ में नहीं है। अब बात चल रही है एंटीजन एंड एंटीबॉडी की। एंटीजन का मतलब अब आपके समझ में आ गया कि बाहर से रोग के रोगाणु का शरीर के अंदर प्रवेश करना एंटीजन कहलाता है। एंटीजन किसे कहते हैं, बाह्य वातावरण से रोग के रोगाणु का शरीर के अंदर प्रवेश करना या बाह्य रोगाणु को ही क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं। समझ गए एंटीजन का मतलब, एंटीबॉडी जो मैं कल पढ़ा रहा था, एंटीबॉडी को प्रतिरक्षी कहते हैं। प्रतिजन और प्रतिरक्षी, एंटीजन मानी तो प्रतिजन हो गया और एंटीबॉडी मानी प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी मतलब शरीर की वो रोग प्रतिरोधक क्षमता, अर्थात रोगों को उन्मूलन करने की ताकत, उन्मूलन मानी दूर हटाने की ताकत क्या कहलाती है, प्रतिरक्षी कहलाती है। प्रतिरक्षी किसके बने होते हैं, कल भी मैंने आपको बताया था कि प्रतिरक्षी प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा सही हुई तो हमें प्रतिरक्षी क्या कर देंगे, बीमार नहीं कर पाएंगे। और अगर मान लीजिए गलत प्रोटीन की मात्रा हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है रोगाणु के रूप में, तो हमें क्या कर जाएगा, बीमार कर जाएगा। तो प्रतिरक्षी हमको रोगों से लड़ने के लिए क्या करता है, बचाता है। प्रतिरक्षी कितने प्रकार के होते हैं, मैंने ये बताया था आपको। प्रतिरक्षी 5 प्रकार के होते हैं, जो किससे बने होते हैं, भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से बने होते हैं। मैंने आपको ये बताया था, भारी श्रृंखला। कल मैंने आपको यहाँ पर एक वाई आकार के प्रतिरक्षी का चित्र बना करके दिखाया था, देखना दोबारा से, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को देखना। इस तरह से मैंने बनाया था, ये वाई आकार का होता है, यहाँ सल्फाइड बंधु पाए जाते हैं इस तरह से, यहाँ दूध होता है, ये स्थिर भाग है और ये स्थिर भाग है। यहाँ CW श्रृंखला पाई जाती है और यहाँ पर NH2 श्रृंखला पाई जाती है। और इस भाग को क्या कहते हैं, कब्जे या ईंट कहते हैं। यहाँ से फ्लेक्सिबल होता है प्रोटीन का हिस्सा, ये मैं बता रहा हूँ। देखो इसका ये जो भारी हिस्सा है ना, ये तो बनता है 440 अमीनो अम्लों के द्वारा। कितने अमीनो अम्लों के द्वारा बनता है, ये 440 अमीनो अम्लों के द्वारा बनता है। ये जो हिस्सा है 220 अमीनो अम्लों के, इसको लो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बोलते हैं, इसको H हेवी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बोलते हैं। यानी एक H और एक L मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, एक डिमर का निर्माण करते हैं, इसको द्विलक कहते हैं। मैंने कल भी आपको बताया था, यूनानी भाषा के अल्फा, बीटा, गामा, म्यू, एप्सिलॉन, ये 5 प्रकार के क्या होते हैं, हमारे प्रतिरक्षी होते हैं। इनमें से 2, एक तो IgA, ये द्विलक प्रकार का होता है, और IgM प्रकार का जो होता है ना, गामा ग्लोबुलिन होती है ये IgM प्रकार का जो होता है वो पंचलक होता है। पंचलक को क्या बोलते हैं, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा और पेंटा। यानी कहने का मतलब है पेंटा 5 हो गए, उसको 5 लक बोलेंगे, और डाई का मतलब होता है 2। तो इस प्रकार से मैंने बताया आपको IgA और IgM। IgA तो द्विलक प्रकार का होता है और IgM पंचलक प्रकार का होता है। बाकी और सब कैसे होते हैं, मोनो एक ही प्रकार के होते, एकलकी होते हैं। ये बात मैं आपको कल तक बता चुका था। कल इसके कुछ बनने वाले प्रसंग भी मैंने आपको बताए थे। जैसे मैंने आपको ये बताया था कि भाई ऐसा कौन सा प्रतिरक्षी है जो आंवल को पार करके भ्रूण तक पहुंचता है। दिखवाया था मैंने प्रश्न इस तरह का, तो आपको उत्तर में आएगा कि IgG एक ऐसा प्रतिरक्षी है जो माता के अवल को पार करके भ्रूण तक पहुंचता है। अवल का मतलब समझ गए होंगे आप, नाभिनाल। नाभिनाल का मतलब जानते हो क्या, नाभिनाल का मतलब होता है हमारी जो नाभि है ना, इसमें से एक नाल निकलती है, और वो नाल माता के गर्भाशय में क्या रहती है, रोपित रहती है, प्लेसेंटा जिसको बोलते हैं, चिपकी रहती है। जब गर्भ में शिशु रहता है 280 दिन तक, तो उसी से तो भोजन करने का काम करता है और उसी से उत्सर्जन करने का काम करता है। उसको हम क्या बोलते हैं, आंवल बोलते हैं। तो उस आंवल को पार करके और माता से शिशु तक पहुंचने वाली केवल एक ही प्रतिरक्षी है।
इसका नाम क्या होता है? IgG। आपसे पूछा जाए कि माता के दूध में पाए जाने वाला प्रतिरक्षी कौन सा है? IgA। कल भी मैंने आपको इस बारे में प्रश्न बताए थे कि IgA ही एक ऐसा प्रतिरक्षी है जो मां के दूध में पाया जाता है। इसीलिए शिशु को जन्म लेने के 3-4 घंटे के दौरान ही क्या कर देना चाहिए? माता का पहला गाढ़ा दूध होता है, सीरम जिसको बोलते हैं, खीस, उसको पिला देना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा लड़ाई होते हुए कहते हैं ना कि तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो सामने आया। वो दूध होता है, दूध तो सभी पीते हैं। बहुत तो ऐसे हैं जो दाब के भर के दूध पीते हैं। तो दूध पीने का मतलब ये थोड़ी है। दूध पीने का तात्पर्य ये है कि क्या प्रथम माता का गाढ़ा दूध, जिसको हम खीस कहते हैं, किसने पिया है? जिसने पिया होगा वो स्ट्रांग होगा। कैसा होगा? स्ट्रांग होगा। उसके रोगों की लड़ने की ताकत भी ज्यादा होगी। IgA प्रतिरक्षी उसमें पाया जाता है, इसलिए वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग माना जाएगा। कई बार बहुतों को आपने देखा होगा एलर्जी उत्पन्न हो जाती है जिनकी बॉडी में है। प्रत्युर्जता प्रश्न किया जा सकता है कि प्रत्युर्जता क्रियाओं को संपन्न करने वाली प्रतिरक्षी का क्या नाम है? एलर्जी। जैसे किसी ने डस्ट को झाड़ा, डस्ट का मतलब समझ गए? झाड़ू लगाया नहीं और झाड़ू लगाते इसको छींक आना शुरू हो गया, उसके नाक से पानी आना शुरू हो गया, आंखों में खुजली होना शुरू हो गया, तो चकत्ते बन गए। तो इसके लिए कौन सा प्रतिरक्षी जिम्मेवार है बताए? कौन सा? IgE प्रकार का प्रतिरक्षी जिम्मेवार होता है। ये बातें मैं आपको कल बता चुका हूं। आज मैं चल रहा हूं रक्त और रक्त समूह पर। ये इतनी बात इसलिए कहनी पड़ी है क्योंकि आप इस चीज के टॉपिक से जुड़े हुए नहीं थे। रक्त और रक्त समूह, रक्त के बारे में आप जानते हैं, हमारे शरीर में पाया जाता है। किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में लगभग 5 लीटर रक्त होता है। कितना होता है? एक स्वस्थ व्यक्ति की बॉडी के अंदर 5 लीटर रक्त होता है। रक्त एक जीवित ऊतकों से, ऊतक का मतलब समझते हैं? समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। हमारा शरीर किससे मिलकर के बना होता है? मतलब हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। और कितनी कोशिकाएं होती हैं? लगभग हमारा शरीर 10 लाख खरब कोशिकाओं से मिलकर के बना है। हमारा जो शरीर है लगभग 10 लाख खरब कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। और ऊतक किसे कहते हैं? कोशिकाओं से क्या बनता है? कोशिकाओं से ऊतक बनते हैं। ऊतक से क्या बनते हैं? ऊतकों से अंग बनते हैं। अंग से क्या बनता है? अंग तंत्र बनता है। और अंग तंत्र से किसका निर्माण होता है? शरीर का निर्माण। और शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका। कोशिका ही शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका से ऊतक बनते हैं, ऊतकों से अंग बनते हैं, अंग से अंग तंत्र बनते हैं, और अंग तंत्र से किसका निर्माण होता है? शरीर का निर्माण। इसीलिए शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। और हमारा शरीर कितनी कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है? लगभग 10 लाख खरब कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? समान कार्य करने वाली, समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहेंगे? ऊतक कहेंगे। और कई सारे ऊतक मिल जाते हैं ना एक जैसे काम करने वाले, तब क्या बन जाता है? एक अंग बनता है। और कई सारे अंग मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? एक तंत्र का निर्माण करते हैं। एक इसका अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। कई सारे अंग तंत्र मिलते हैं तब किसका निर्माण होता है? शरीर का। अब आप इनमें से मुझे कोई भी बता दें, इसके बारे में जानते हो? कोशिका के बारे में जान गए क्या है कोशिका? बताओ। शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती। ऊतक किसे कहते हैं? समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। जैसे हमारा रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। हमारा रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। आपसे पूछा जाए रक्त क्या है? रक्त हमारा क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है।
क्यों? क्योंकि रक्त एक जैसा कार्य करने वाली कोशिकाओं का क्या है? समूह है। इसलिए उसे हमने क्या कहा? इसलिए उसको हमने ऊतक कहा। और जब कई एक जैसे काम करने वाले ऊतक मिल जाते हैं, किसका निर्माण कर देते हैं? अंग का। ऑर्गेन, अंग्रेजी में ऑर्गेन कहते हैं अंग। बताओ अंग क्या, समझाओ कोई भी। जैसे किसी अंग का नाम ले, मैं ही बता दूं आपको। जैसे एग्जांपल के तौर पर अपन यहां से ले लें छोटा सा, मैं बैग पे जाऊंगा, थोड़ा सा बैग पे जाकर के आपको बताऊंगा। जैसे अपन यहीं से देखते हैं, मैं वर्बली वैसे ही बनाया आपके लिए देखने के लिए। देखो जैसे मान लीजिए ये आपके सामने आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, ये मैंने आपको बता दिया, इसको कहेंगे हम पाचन तंत्र। कौन सा टॉपिक लिखा है मैंने बताओ? मैंने लिखा है ये, क्या लिखा है मैंने? अंग तंत्र के बारे में लिख दिया। ऐसे हमारे शरीर में बहुत सारे अंग तंत्र पाए जाते हैं, बहुत सारे अंग तंत्र हैं। ऐसे ही थोड़ी है, अंग की बात नहीं कर रहा, अंग तो बहुत ही ज्यादा है। मैं तो अभी केवल किसकी बात कर रहा हूं? अंग तंत्र की बात कर रहा हूं। ऐसे बहुत सारे अंग तंत्र मिले हुए हैं। अब यहां से लेकर के और यहां मलद्वार तक ये एक ही तंत्र है, जिसका क्या नाम है? पाचन तंत्र। कहां से लेकर के? यहां से लेकर के और मलद्वार तक, जहां से हम मल अपशिष्ट का शरीर से बाहर त्याग करते हैं, वहां तक का एक ही तंत्र है, उसका नाम है क्या? पाचन तंत्र। ऐसे ही हमारे दृश्य तंत्र, दृश्य तंत्र में क्या क्या आ गया? आंख है, आइरिस है, कॉर्निया है, काचा द्रव है, श्वेत पटल है, रक्त पटल है, बहुत सारे अंग हो गए इसमें। तब जाकर के क्या बना? एक दृश्य तंत्र बना। ये हमारा घ्राण तंत्र है, सूंघने वाला, श्वसन तंत्र जिसको बोल रहे हैं। इसमें श्वसन तंत्र में क्या क्या आ गए? श्वसनिका, श्वास नली, फेफड़े, ब्रोंकाई, अल्वलाई, है ना, बहुत सारी, ये पढ़ा चुका हूं मैं, इसलिए बता रहा हूं। ये सारी चीजें मिलकर के किस तंत्र को बना रही है? श्वसन तंत्र को। ये हमारा क्या है? श्रवण तंत्र है। इसमें कहा बाह्य कर्ण पिंडा है, फिर उसके बाद में अंदर कर्णपटय है ना, फिर श्रवण नलिकाएं हैं, फिर श्रवण तंत्रिकाएं, बहुत सारे मिल गए। तब जाकर कौन सी चीज बनी? हमारा सुनने वाला तंत्र बना। इसी तरह से हमारा पाचन तंत्र, मुंह, जीभ, एपिग्लॉटिस, इसको हम घाटी ढक्कन बोल रहे हैं। फिर उसके बाद भोजन नली, भोजन नली के बाद में आमाशय, आमाशय के बाद यकृत, बड़ी आंत, छोटी आंत, मलद्वार, पित्ताशय, अग्नाशय, बहुत सारे अंग तंत्र। तब जाकर के बहुत सारे अंगों में मिलने से क्या बना? एक अंग तंत्र बने। अब अंग के बारे में आप जान गए। अब बताओ इसमें अंग कौन सा? इसमें से मैं आपसे पूछ चुका अंग क्या है? तो आमाशय क्या है? आमाशय अंग है। यकृत क्या है? यकृत क्या है? अंग। छोटी आंत क्या है? छोटी आंत एक अंग है। बड़ी आंत क्या है? बड़ी आंत एक अंग है। और जब ये सारी चीजें आमाशय, यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, ये सारी सब मिल जाएंगे, तब क्या बन जाएगा बताओ? क्या बना? अंग तंत्र बन गया। और वही अंग तंत्र क्या कहला रहा है? पाचन तंत्र कहलाता। समझ गए होंगे? तो इस प्रकार से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं रक्त और रक्त समूह। तो मैंने आपको एक पॉइंट लिखा कि रक्त एक तरल जीवित संयोजी ऊतक है, जो गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है। कैसे रंग का होता है? लाल रंग का होता है।
रक्त की नलिकाओं में बहता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कितना होता है? कितना होता है? 5 लीटर होता है। अभी बताया मैंने आपको थोड़ी देर पहले कि हमारे स्वस्थ शरीर के अंदर लगभग 5 लीटर रक्त पाया जाता है, जो तरल संयोजी ऊतक है, गाढ़ा, चिपचिपा और लाल रंग का होता है। रुधिर का रंग लाल क्यों होता है? रुधिर का रंग लाल इसलिए होता है उसके अंदर Hb हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके बॉडी के अंदर जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन पाया जाएगा उसके रक्त का रंग उतना ही ज्यादा लाल होगा। ऑक्सीजन को लाने ले जाने की क्षमता उतनी ही ज्यादा उसकी होगी। समझ गए? हमारा जो रक्त है 3 प्रकार की कणिकाओं से और निर्जीव तरल पदार्थ प्लाज्मा से मिलकर के बना होता है। कौन कौन सी चीज होती है रक्त में? 2 चीजें। एक तो क्या है? निर्जीव तो प्लाज्मा, और सजीव में रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड कार्ब सेल, व्हाइट ब्लड कार्ब सेल और ब्लड प्लेटलेट्स, 3 प्रकार की होती है। तो मैं यहां अब आपको इसके बारे में लिखवा करके बताता हूं। हाँ भाई देखें, सबसे पहले हम रक्त पे आते हैं। पॉइंट को नोट करते जाएंगे ताकि आप बाद में उसे क्या कर सके, समझ सके। ठीक है, पॉइंट को नोट करते जाना। रक्त एक तरल जीवित ऊतक है। पॉइंट पे लिखो, रक्त एक तरल जीवित ऊतक है, या इसको हम तरल संयोजी ऊतक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको हम? तरल संयोजी ऊतक। दोनों का प्रश्न बन गया कि रक्त एक तरल जीवित ऊतक है या तरल संयोजी ऊतक है। कैसा होता है रक्त? देखिए, गाढ़ा, चिपचिपा और लाल रंग का होता है। रक्त गाढ़ा, चिपचिपा तथा लाल रंग का होता है। अब प्रश्न बन रहे हैं दूसरी लाइन में कि रक्त लाल रंग का क्यों होता है? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नामक तत्व पाया जाता है। मैं लिख देता हूं, हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। अगर समझ में नहीं आए तो पॉइंट बन जाएगा साथ में। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग कैसा होता है? लाल रंग होता है। 2 टॉपिक हो गए हमारे, 2 पॉइंट तैयार। तीसरा, रक्त वाहिनियों में प्रभावित होता है। रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। अब रक्त वाहिनी कौन कौन सी बताइए? रक्त वाहिनी का मतलब ऑर्टरी, वेन और कैपिलरीज होता है। मैं आपको बहुत सरल करके पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन फिर भी आपको समझना तो पड़ेगा। ऑर्टरी, वेन और कैपिलरीज क्या होता है? ऑर्टरी का मतलब होता है धमनी, वेन का मतलब होता है सिरा, और कैपिलरीज का मतलब होता है केशिकाएं। मैंने यहाँ लाइन में लिख दिया कि रक्त वाहिनियों में प्रभावित होता है। आपको रक्त वाहिनियों के बारे में जब तक ज्ञान नहीं है तब तक आप इस लाइन को नहीं पढ़ पाओगे। रक्त वाहिनी का मतलब धमनी, सिरा और केशिकाओं में। ब्रैकेट में लिख देता हूं, धमनी, सिरा, केशिकाएं। क्योंकि ये बातें मैं आपको क्या कर चुका हूं, उससे पहले पढ़ा चुका हूं सर, इसलिए आपकी समझ में नहीं है। ये धमनी, सिरा और केशिकाएं होती हैं। कौन सी चीज? रक्त वाहिनियां हैं। ये सब क्या है? रक्त वाहिनियां। तो इनमें प्रभावित होता है रक्त वाहिनियों में प्रभावित होता है, और ये 2 चीजों से मिलकर के बनता है। रक्त किन किन चीजों से? प्लाज्मा प्लस रक्त कणिकाओं से मिलकर के बना होता है। रक्त, प्लाज्मा तथा रक्त
मिलकर बना होता है। रक्त प्लाज्मा प्लस रक्त कणिकाओं से मिलकर के बना होता है। आ रहा है समझ में यहां तक की बात? अब प्लाज्मा में रक्त प्लाज्मा क्या है? रक्त प्लाज्मा ये निर्जीव तरल माध्यम है। क्या है? रक्त प्लाज्मा एक निर्जीव तरल माध्यम है, जबकि रक्त कणिकाएं कैसी होती हैं? रक्त कणिकाएं सजीव होती हैं। कैसी होती है भाई? जीवित कोशिकाएं होती हैं, जबकि रक्त कणिकाएं जीवित कोशिकाएं होती हैं। आगे हुए समझ में? सारा को पॉइंट बनाकर प्लेस कर दिया मैंने। अभी अगर आपके समझ में नहीं आएगा तो फिर क्या होगा? अब आपको मैं एक बात बताऊं कि प्लाज्मा क्या करता है। ऊपर की बात समझ लो एक बार और। रक्त एक तरल जीवित ऊतक है, तरल संयुजी ऊतक है। रक्त गाढ़ा चिपचिपा तथा लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त में रक्तवाहिनियों प्रभावित होता है। रक्तवाहिनियां कौन सी होगी? ऑर्टरी, वेन और कैपिलरीज होती है। रक्त प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं दोनों से मिलकर के बनता है, यानी प्लाज्मा प्लस रक्त कणिका बराबर रक्त हो गया। ठीक है। उसके बाद रक्त प्लाज्मा निर्जीव तरल माध्यम होता है, जबकि रक्त कणिकाएं कैसी होती है? ये जीवित होती हैं। यहां तक की बात आपके समझ में आ गई होगी। इसी के आगे पॉइंट पढ़ा के जाइए। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सरल कर दिया गया है आपके लिए। अगर आप इसे आसानी से समझ सकते हैं, पॉइंट अगर भूल जाते हैं तो दोबारा से आप इसे क्या करोगे? एक बार रिपीट कर लोगे तो आपकी समझ में ये बात आ जाएगी। अब आप लिखिए इसमें आगे कि प्लाज्मा का कार्य है। प्लाज्मा प्रमुख रूप से क्या करता है? प्लाज्मा प्रमुख रूप से आंतों के द्वारा जो अवशोषित पोषक तत्व हैं, आंतों के द्वारा अवशोषित, आंतें क्या करती हैं? आंतों में रसायन पाए जाते हैं और आंतों के वो रसायन को क्या करते हैं? पोषक तत्वों को अवशोषित करने का काम करते। तो पोषक तत्वों को आंतों के द्वारा अवशोषित पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। प्लाज्मा ले जाने का काम भी करती है और विभिन्न अंगों से हानिकारक पदार्थों को प्लाज्मा ही अब क्या करेगा? जब अवशोषित पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचा दिया, परंतु अंगों में बनने वाले हानिकारक पदार्थों को उत्सर्जन की जिम्मेदारी भी किसकी रहेगी? इसी प्लाज्मा की रहेगी। वापस ला करके क्या करेगा? ये शरीर से बाहर निकालेगा। तो क्या करेगा? विभिन्न अंगों से प्लाज्मा ही विभिन्न अंगों से हानिकारक पदार्थों को क्या करेगा? उत्सर्जी अंगों तक लाने का कार्य करता है।
अब ये दोनों पॉइंट आपको एक चीज और बता देंगे कि प्लाज्मा का क्या कार्य है। मेरे हिसाब से प्रश्न बनकर के तैयार हो गया आपके लिए। आपसे पूछा जाए प्लाज्मा का क्या कार्य है, तो क्या हो गया कि प्लाज्मा प्रमुख रूप से आमतौर के द्वारा अवशोषित पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। साथ ही क्या करता है, विभिन्न अंगों से हानिकारक पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाने का कार्य भी कौन करता है, प्लाज्मा ही करता है। अब नया प्रश्न आपके लिए कि प्लाज्मा में कितने प्रकार की रक्त कणिकाएं मिलती हैं। प्लाज्मा में 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं मिलती है। पॉइंट बना लो। प्लाज्मा में 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं प्लाज्मा कितने प्रकार की रक्त कणिकाओं से मिलकर के बना होता है, 3 प्रकार की रक्त कणिकाओं से मिलकर के बना होता है। नंबर 1 लाल रक्त कणिकाएं, नंबर 1 लाल रक्त कणिकाएं, इसको आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड कार्ड सेल्स, रेड ब्लड कार्ड सेल्स, अर्थात ये गैसों का परिवहन और विनिमय करने का काम करते हैं। यह है गैसों का परिवहन तथा विनिमय। विनिमय का मतलब, विनिमय माने क्या होता है, विनिमय का मतलब था आदान प्रदान, ऑक्सीजन को ले जाना, कार्बन डाइऑक्साइड को लाना, तो गैसों का आदान प्रदान, गैसों का परिवहन, ये काम किसका है, आरबीसी का। किसका है, आरबीसी का प्रमुख काम है गैसों को लाना और ले जाना। अब गैस कौन कौन सी हो गई, ये थोड़ी है कि तुम कहीं बाहर से एलपीजी गैस लेकर के जा रहा है, सीएनजी लेकर के जा रहा है, ये थोड़ी नहीं, ऑक्सीजन को ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने का काम गैसों का आदान-प्रदान किसका हो गया, आरबीसी का। इसे हम श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या होता है, रोगाणुओं से लड़ने का। इसको हम हमारे शरीर के क्या कह सकते हैं, सैनिक कहते हैं, शरीर की रोगाणुओं से रक्षा करते हैं। शरीर की रोगाणुओं से रक्षा करती है। आरबीसी का प्रमुख कार्य क्या होता है, आरबीसी का प्रमुख कार्य होता है शरीर की रोगाणुओं से रक्षा करने का प्रमुख काम होता है। और तीसरे नंबर का होता है शरीर की रोगाणुओं से रक्षा आरबीसी करती है, तो डब्ल्यूबीसी, इन्हें डब्ल्यूबीसी भी कहते हैं, श्वेत रक्त कणिका या डब्ल्यूबीसी भी कहते हैं। और तीसरे नंबर की आ गई, इसे हम कहते हैं विमाणु। ये हमारे शरीर के परिवहन तंत्र की टूट जाने पर, जिसको ब्लड प्लेटलेट्स के नाम से भी जानते हैं, इस नाम से जानते हैं, PLATE, LETS, प्लेटलेट्स। क्या नाम है, प्लेटलेट्स। ये क्या करते हैं, विमाणुओं का प्रमुख काम होता है रक्त वाहिनी की सुरक्षा करना और रक्त के स्राव को रोकना। रक्त वाहिनियों की सुरक्षा करना तथा उनमें हो जाने वाले रक्त स्राव को रोकना।
इसका प्रमुख कार्य होता है, क्या होता है? रक्त वाहिनी की सुरक्षा करना और रक्त वाहिनी में होने वाले रक्तस्राव को रोकना। कई बार क्या होता है, हम कहीं भी अतिरिक्त ताकत लगा देते हैं, कई बार कोई ऐसी स्थिति हो जाती है कि हमारी कैपिलरीज टूट जाती है, बारीक जो नसें हैं ना वो क्या हो जाती हैं, टूट जाती हैं। और ऐसी नसें अगर टूट जाएं तो उन नसों से क्या होने लग जाता है, रक्त का स्राव होने लग जाता है। अब शरीर के अंदर मान लीजिए टूटी तो वहां तक बताओ कौन पहुंचेगा? वहां कोई नहीं पहुंच सकता। जब वहां कोई पहुंच नहीं सकता तो उनका रक्त स्राव रुकेगा नहीं और कोई डिजीज हो जाएगी। इसलिए क्या करते हैं कि ये विमाणु वहां सत्तर पहुंच करके उस टूटी हुई रक्त वाहिनी में रक्त का थक्का बना करके होने वाले रक्त स्राव को क्या कर देती है, ये रोक देती है। इसलिए विमाणु को क्या कहते हैं, हमारे शरीर की रक्त वाहिनियों का मरम्मत करने वाला भी कहते हैं। यहाँ तक की बात आपके समझ में आ चुकी होगी। अब मैं रक्त के बारे में पढ़ा दिया, नया पॉइंट हमारा क्या आएगा, रक्त समूह। देखिए रक्त समूह क्या है। सर्वप्रथम वैज्ञानिक कॉर्ल लैंडस्टीनर नाम का एक वैज्ञानिक था, जिसने 1901 में रक्त का समूहीकरण वर्गीकरण करने का काम शुरू किया था। कॉर्ल लैंडस्टीनर नाम के वैज्ञानिक था, जिन्हें सन 1901 में क्या करने का काम किया था, रक्त को विभिन्न समूह में वर्गीकृत किया। और ये कैसे होता है, रक्त की लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर। हाँ भाई, मैं आपको बता रहा था रक्त समूह के बारे में, ब्लड ग्रुप्स क्या है। तो ब्लड ग्रुप से तात्पर्य है कि सबसे पहले वैज्ञानिक कॉर्ल लैंडस्टीनर नामक एक वैज्ञानिक हुआ था सन 1901 में। उसने रक्त का विभिन्न समूहों में वर्गीकरण करने का काम। अब रक्त का समूह का वर्गीकरण कैसे करते हैं, रक्त की जो लाल कणिकाएं होती है ना, लाल रुधिर कणिकाएं, आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्प्स है, इनकी सतह पर पाए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के प्रतिजन होता है, उनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर है इसको वर्गीकृत किया जाता है, विभिन्न समूहों में बांटा जाता है। इनकी सतह पर जो प्रतिजन उपस्थित होते हैं ना, उनके आधार पर इसको विभिन्न समूहों में बांटा जाता है। सामान्यतः प्रतिजन कौन कौन से होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, या फिर ग्लाइकोलिपिड आदि हो सकते हैं। ये प्रतिजन एक ही विकल्पी अथवा संबंधित जीन से उत्पन्न होते हैं। रक्त समूह की बात बता रहा था मैं आपको कि सर्वप्रथम वैज्ञानिक कॉर्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में रक्त का विभिन्न समूह में वर्गीकरण किया। तो इसी लाइन को पहले लिखिए, रक्त समूह। सर्वप्रथम कॉर्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में रक्त का विभिन्न समूहों में वर्गीकरण किया। कॉर्ल लैंडस्टीनर ने सबसे पहले इसको क्या किया, रक्त समूह में वर्गीकरण किया। इसका लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर मुख्य रूप से वर्गीकरण करते कैसे हैं, रक्त का समूह या वर्गीकरण रक्त की लाल रक्त कणिकाओं की
लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर उपस्थित लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर पाए जाने वाले एंटीजन प्रतिजन विभिन्न प्रतिजनों की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर किया जाता है। तो पॉइंट हो गए आपके तैयार कि भाई इनमें प्रतिजन उपस्थित हो और प्रतिजन अनुपस्थित हो, तो उसी के आधार पर किया जाता है। लाल रक्त कणिकाओं से मुख्य रूप से लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर मुख्य रूप से दो प्रकार के एंटीजन प्रतिजन जैसे प्रतिजन ए तथा प्रतिजन बी प्रतिजन पाए जाते हैं। लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर मुख्य रूप से कितने प्रतिजन पाए जाते हैं भाई? दो प्रकार के प्रतिजन ए और बी पाए जाते हैं। ये प्रतिजन किस किस के बने होते हैं? ये प्रतिजन प्रोटीन, ये प्रतिजन प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन, ये प्रतिजन प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स तथा किसके बने हो सकते हैं? ग्लाइकोलिपिड के बने हो सकते हैं। किसके बने हो सकते हैं? ग्लाइकोलिपिड के बने हो सकते हैं। ये प्रतिजन एक ही विकल्पी एलील्स ये प्रतिजन एक ही विकल्पी मतलब अलील होता है, अलील बोलते हैं अगर आपने तीसरा पार्ट देखा हो तो। एक ही विकल्पी या संबंधित जीन अलील के बारे में भी आपने तीसरे पार्ट में देखा हो तो ये एक ही प्रकार के अलील से उत्पन्न होते हैं और वंशानुगत रूप से माता पिता दोनों से प्राप्त होते हैं।
एक ही शरीर से उत्पन्न नहीं है और माता और पिता दोनों से समान रूप से क्या होते हैं, ये माता और पिता दोनों से ही प्राप्त वंशानुगत रूप से होते हैं। यहाँ तक की बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब इन प्रतिजनों की उपस्थिति के आधार पर कुल 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। प्रतिजन ए और प्रतिजन बी की उपस्थिति के आधार पर रक्त समूह कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार। प्रतिजनों की उपस्थिति के आधार पर कितने प्रकार का होता है, प्रतिजनों की उपस्थिति के आधार पर कुल 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। कुल 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। कुल कितने प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं भाई, 4 प्रकार के। कौन कौन से, ए बी और ये 4 प्रकार के समूह भाई। ए पाया जाएगा तो ये हो गया, बी पाया जाएगा तो बी हो गया। ए और बी दोनों मिक्स में पाया जा रहा है तो ये भी हो गया। ओ के ऊपर कुछ पाया ही नहीं जाता है, होता ही नहीं है ना। तो इसलिए ये तो हो गया सर्वदाता और ये हो गया सर्वग्राही। ये सबका गुण ले सकता है और ये सबको गुण, आपका और हमारा सबका ब्लड ग्रुप अलग अलग है। किसी का ए पॉजिटिव होता है, किसी का ए नेगेटिव होता है, किसी का बी पॉजिटिव होता है, किसी का बी नेगेटिव होता है, किसी का ए बी पॉजिटिव होता है, किसी का ए बी नेगेटिव होता है, किसी का ओ पॉजिटिव होता है और किसी का ओ नेगेटिव। अगर उपस्थित है क्या प्रतिजन, इनमें से कोई सभी, कौन सा वाला प्रतिजन जो ऊपर पूछ कर कह रहे हैं कि ए और बी की उपस्थिति के आधार, अगर ए और बी उपस्थित है तो पॉजिटिव और ये भी उपस्थित नहीं है तो नेगेटिव। 4 प्रकार का हमारा रक्त समूह है। कौन कौन सा हो गया, अगर ऊपर मौजूद है तो पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव प्रकार का। तो ए बी ओ 4 प्रकार का हो गया और इस वर्गीकरण को ही ए बी ओ समूहीकरण कहते हैं। लास्ट पॉइंट है इसका, इस वर्गीकरण को ए बी ओ समूहीकरण कहते हैं। समूहीकरण कहते हैं। अब यहां आपके सामने बहुत सारे प्रश्न पड़ गए हैं। आपसे पूछा जाए ए बी ओ समूहीकरण क्या है, तो प्रतिजन ए और बी की उपस्थिति के आधार पर प्रतिजन के 4 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं, ए बी और ओ। इस वर्गीकरण को ही ए बी ओ समीकरण कहते हैं। आपसे यूं पूछा जाए कि रक्त में या रक्त समूह में पाए जाने वाली प्रोटीन कौन कौन सी होती है, तो आप कह सकते हो प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोलिपिड आदि के बने होते हैं। आपसे ये पूछा जाए कि प्रतिजन एक ही विकल्प के तो संबंधित जिनसे उत्पन्न होते हैं, वंशानुगत रूप से माता पिता दोनों से प्राप्त होते हैं। इस तरह की स्थिति को हम क्या कहते हैं, ए बी ओ समूहीकरण कहते हैं। जैसे मैं आपको और थोड़ा डिटेल से बोल दूं, लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर मुख्य रूप से 2 प्रकार के प्रतिजन हो गए, ए और बी। ठीक है, इन प्रतिजनों की उपस्थिति के आधार पर कुल 4 प्रकार का हो गया। जैसे हम हिंदी कर ले अपन, लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर ए प्रकार का प्रतिजन उपस्थित है तो ब्लड ग्रुप कैसा हो गया, ए प्रकार का। यदि प्रतिजन बी प्रकार का है तो किस प्रकार का हो गया, बी प्रकार का हो गया। ए बी प्रकार के में ए और बी दोनों पाए जा रहे हैं तो ए बी प्रकार का हो गया। और ओ प्रकार के रक्त में लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर न तो ए पाया जाता है और न ही बी पाया जाता है। इस प्रकार के को हम क्या कहेंगे, इस प्रकार के को हम ओ रक्त
समूह कहते। ये पाया जाए उसके आधार पर होता है और नहीं पाया जाए इसके आधार पर। इसके अलावा ए बी के अलावा एक और होता है जिसे हम कहते हैं RH फैक्टर। RH फैक्टर के बारे में मैं आपको जानकारी नेक्स्ट डे एक सारणी बना करके प्रदान करूंगा। आज के लिए इतना।